Okay, hello students. So in the last lecture हमने क्या देखा था? लाइफ स्पैन के बारे में देखा था, रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था और हमने यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में देखा था। हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप जानते हो उसको, आपने ये लोअर सेंटर में भी पढ़ा है। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किस में देखने को मिलता है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। हायर ऑर्गेनिजम्स कैसे? जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस क्या होता है? डेफिनेशन: व्हेन अ सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जब एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए खुद के जैसा ही, उसे हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मींस आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा कि जो वो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। कौन? सिंगल। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो की जरूरत होती है, बट यहाँ पर हमें एक की ही जरूरत है। और वो जो एक प्रोड्यूस होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होता है अपने पेरेंट्स जैसा, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। मींस अगर एल्गी में से जो एल्गी प्रोड्यूस हो रहा है वो सिमिलर, सपोज ये एल्गी है, यहाँ से दूसरी एल्गी प्रोड्यूस हुई असेक्सुअल, तो जो डॉटर एल्गी है ना वो पेरेंटल एल्गी जैसी बिल्कुल सेम टू सेम हुई, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। हमारे अंदर कैसे चेंजेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों में, बट उनके अंदर कोई भी चेंज होता नहीं है। इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों के अंदर। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, यहाँ भी रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम दिखते हैं अपने पेरेंट्स जैसे, उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कॉलीन, ठीक है। उन्हें ये वर्ड बहुत ज्यादा याद रखना, नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म मतलब नाम है, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर similarly in morphologically and genetically is called the colonies। उन्हें क्या कहा जाता है? कॉलिन्स कहा जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको बताया होगा, मतलब वो दिखने में तो सेम होते ही हैं पर उनके जेनेटिक्स भी आपको सेम देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जेनेटिक्स सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आपके अंदर है, आपका फेस भले आपके पापा मम्मी जैसा सिमिलर होगा थोड़ा बहुत, बट सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा नहीं। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलता है? सेम देखने को मिलता है। अब मेन चीज यही आती है कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें किन के अंदर देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेल्युलर आप सब जानते हो, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, और दूसरा किसके अंदर देखने को मिलेगा? सिंपल ऑर्गेनिजम्स, जिनकी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। ओके, आप सिंपली एग्जांपल ले सकते हो एल्गी का, फंगी का, ये सब सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। बट यूनिसेल्युलर में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ बैक्टीरिया का। You know very well bacteria, it is an unicellular organism। 11th स्टैंडर्ड में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा, ये कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेरा, मतलब सिंगल। तो अगर ये बैक्टीरिया दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये डॉटर बैक्टीरिया एक, ये डॉटर बैक्टीरिया दूसरा, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर होंगे इसके, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखो या अंदर से देखो, आपको ये दोनों तरीके से कैसे देखने को मिलेंगे? सेम ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मींस आपको यूनिसेल्युलर हो या सिंपल ऑर्गेनिज्म हो,
आपको दोनों में ये चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि दे आर सिमिलर इन साइज, ओके, और सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो इंक्लूसिव होते हैं, इंक्लूसिव, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या होते हैं इंक्लूसिव, ओके। देन आफ्टर इंक्लूसिव, देखो मैंने लास्ट टाइम भी आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब बताया था, फिर से एक बार उसी पॉइंट पे जाते हैं, व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनिज्म अगर फुल्ली डिवीजन कर रहा है, सेल्स का ग्रोथ कर रहा है, आपको पता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ कैसे चलती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन और एट लास्ट डेथ। यहाँ पर आप बर्थ भी लिख सकते हो, मतलब पहले उसका बर्थ होता है, फिर उसके ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी आती है, रिप्रोडक्शन करता है और डेथ हो जाती है। बट यूनिसेल्युलर में ऐसा नहीं होता, इट इज अबाउट द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कि वो ऐसे देखने को मिलता है। बट यूनिसेल्युलर में आपको क्या देखने को मिलता है, जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, और जो रिप्रोडक्शन है वही सेल डिवीजन है। समझ में आया? मीन्स उनके लिए सब कुछ एक ही है, ठीक है। मतलब वो ग्रोथ कब करेंगे, जैसे सपोज उनके सेल ने ग्रोथ की तो क्या होगा, सेल डिवीजन हो जाएगा, सेल डिवीजन हो गया, ठीक है। और जब सेल डिवाइड कब होगा तो वो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वही उनकी ग्रोथ है, अगर उनके सेल डिवाइड हो रहे हैं तो वो भी उनकी ग्रोथ है, और अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो भी उनकी क्या है, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मींस ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जहां ये सब एक दूसरे के रिलेटेड होता है उससे कहा जाता है इंक्लूसिव, ठीक है। मतलब जब ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ रिप्रोडक्शन के इक्वल हो, सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के इक्वल हो, और मतलब सेल डिवीजन ग्रोथ के इक्वल हो, मतलब बोथ ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब उसके लिए ग्रोथ भी सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, सब कुछ एक ही है, तो उसे क्या कहा जाता है, इंक्लूसिव। और जब उसके लिए सब अलग अलग होता है तब उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव। जैसे हमारे लिए, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे सेल डिवाइड हो रहे हैं तो वो रिप्रोडक्शन नहीं है, मुझे चोट लग गई, मेरे यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, न्यू स्किन आएगी, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं है। बट यूनिसेल्युलर के लिए रिप्रोडक्शन है, क्योंकि उनके सेल्स तभी डिवाइड होते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, या जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तभी वो डिवाइड होंगे। तो मतलब दोनों के कहने का मतलब एक ही है कि जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है तभी वो डिवाइड हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वो वहां तक एक चीज सही है, ओके। अब देन आफ्टर मल्टीसेल्युलर में आपको पता चल गया कि उनके अंदर क्या होता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में एक चीज पढ़ी थी कि ग्रोथ दो चीजों से रिलेट करती है, एक तो मास, एक इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ तभी ही इनका नंबर इंक्रीज हुआ, एक से क्या बन गए, दो बन गए। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ग्रोथ। अभी तक देखो जो मैं आपको बता रहा था वो रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग है। अब हमें ये देखना है कि वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग कैसे होता है। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखने के लिए हम जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 पे द लिविंग वर्ल्ड पे, जहां हमने ये देखा था कि जो ग्रोथ है वो आपको दो तरीके की देखने को मिलती है, एक तो मास और दूसरा होता है उनके नंबर में इंक्रीज होना। तो यहाँ पर जब इनके नंबर में इंक्रीज हो रहा है, एक था बैक्टीरिया, दो बन गए, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द, क्या कहने को मिलेगा हमें कि ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के साथ ही होती है, ना तो अदरवाइज वो हमें देखने को मिलेगी नहीं। सो दैट्स व्हाई ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन, these three all are equal in the unicellular organism. So this is about the asexual reproduction, कि asexual reproduction किस तरीके से होता है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, और कौन से ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिल जाता है।
ना यहाँ पर हम टाइप्स देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बाइनरी फिजन। अब देखो बाइनरी फिजन जो है ना, वो नाम में अगर आप थोड़ा डीप जाओगे तो बाय आपको पता चल रहा है दो। बाइनरी फिजन आपको सबसे अच्छा किसमें देखने को मिलेगा? अमीबा में। यू नो वेरी वेल अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपने 10th स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में इतना ज्यादा स्टडी किया होगा, तो आपको उसका बेसिक पता है, होलोजोइक है, इरेगुलर इन शेप है। सो देखो यहाँ पर हम अमीबा के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ द अमीबा विल बी देयर, कि अमीबा किस तरीके से करता है सारी चीजें। ओके, सो सी ओके नाउ दिस इज अमीबा। देखो इट इज एन इरेगुलर इन शेप, आपको देखने को मिलता है ओके कि उसका कोई परफेक्ट शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। एक चीज और, ये जो इसके ये राउंड्स होते हैं ना, सूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स क्या होता है कि उनके पास जो पैर होते हैं ना वो फॉल्स होते हैं, मतलब होते नहीं है। अमीबा जो होता है ना वो इरेगुलर इन शेप है। देखो मैंने यहाँ पर जितने टर्म बना है आप उससे कम बनाते हो तो भी वो अमीबा ही रहने वाला है, बिकॉज वो इरेगुलर इन शेप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई अमीबा इज अ सूडो, मतलब उसके अंदर आपको सूडोपोडिया देखने को मिलेगा, फॉल्स फुट देखने को मिलेगा जो उसके मूवमेंट में मदद करते हैं। अब आपको पता है इट इज ए न्यूक्लियस, क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अमीबा सिंगल सेल है तो सबसे पहले उसके सेल का डिवीजन करने के लिए आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? उसका न्यूक्लियस। तो अमीबा में न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए क्या होगा? जो उसका न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे एक दूसरे से यूं सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक स्टैंड जैसा बनते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से एक इस तरीके का कनेक्टिव स्टैंड बन जाता है। ओके, फिर ये यहां से क्या हो जाता है? स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट होने के बाद ये पूरा यूं हो जाएगा और आपको दो अमीबा फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। Okay, so this type of asexual reproduction is known as a binary fission. इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन कहा जाता है। और ये आपको बहुत अच्छे से अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा कि अमीबा क्या करता है? पहले उसका न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो उसका रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो इसका ये साइटोप्लाज्मा पार्ट आप कह सकते हो या सेल ऑर्गेनिक आप कह सकते हो, वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है और आपको फिर दो अमीबा फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा वाला? बाइनरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ओके, मतलब कि हमें अमीबा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब इसी अमीबा के अंदर हमें दो और वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक नॉर्मल सा बता रहा हूं कि अमीबा डू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा? बाइनरी फिजन। बट वो बाइनरी फिजन कितने डिग्री सेल्सियस पे कर सकता है? 37 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हो तो वो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा। आप सब जानते हो कि हर एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है, मतलब वो एनवायरनमेंट उसे चाहिए होता है और वही अमीबा को भी चाहिए होता है। दैट्स व्हाई अमीबा सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस तक ही रिप्रोडक्शन करता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए तो यहाँ पर उसको कुछ नया मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज उसके पास अब रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ है नहीं। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो कर नहीं पाएगा। सो अमीबा क्या करता है? जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, अगर उसको रिप्रोडक्शन करना हो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वाले में, सपोज 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो कैसे करेगा? अमीबा क्या करता है? उनके सराउंडिंग 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर्म कर देता है।
क्या फॉर्म करता है? 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। दिस 3 लेयर प्रोटेक्शन इज नोन एज द क्रिस्टा। ठीक है, ये जो 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टा कहा जाता है। और इसकी वजह से अमीबा क्या करता है? खुद की बॉडी के अंदर कई सारे और छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म कर देता है, न्यूक्लियस कह लो। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर वो कई सारे और दूसरे छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, कि जब वो कर सके कि हाँ 37 से कम हो गया 45 से, अब तब वो इन्हें बाहर निकाल देता है। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है क्रिस्टा, ये जो पूरी प्रोसेस है इसे फॉर्म करने की, ठीक है, तब उसे क्या कहा जाता है? एनक्रिस्टेशन। ठीक है, इसे मतलब एनक्रिस्टेशन मींस कि जो क्रिस्टा लेयर है वो उसे बाहर नहीं आने देती, दैट्स व्हाई एनक्रिस्टेशन। मतलब वो लेयर क्या करेगी? उसे पूरी तरीके से यहाँ पर बाहर आने देती नहीं है। मतलब जो उसने छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म किए हैं ना रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो उन्हें यहाँ पर बाहर आने देती नहीं है। बट जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है तब ये जो इसकी आउटर लेयर्स हैं वो क्या होती हैं? ब्रेक होती है, हटती है, और ये सारे जो स्पोर्स है ये बाहर आ जाते हैं और ये अलग अलग होके अलग अलग अमीबा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जहां जहां गिरेंगे वहां वहां अमीबा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पोर्युलेशन। ठीक है, मतलब अब अमीबा बाइनरी फिजन नहीं करेगा, क्या करेगा? स्पोर्युलेशन करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और स्पोर्युलेशन मींस क्या होता है कि पहले अमीबा 3 लेयर्स फॉर्म करता है जिसे क्रिस्टा कहा जाता है, और वो 3 लेयर को फॉर्म करने का नाम है एनक्रिस्टेशन। और जब वो 3 लेयर्स फॉर्म होती है तो अमीबा अपने अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बना देता है। फिर जैसे ही उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है वो उन स्पोर्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, उन 3 लेयर्स को ब्रेक डाउन करके, और वो स्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं और नया अमीबा बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पोर्युलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पोर्युलेशन कहा जाता है। मतलब अब अमीबा आपको यहाँ पे बाइनरी फिजन नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? स्पोर्युलेशन। मतलब एक चीज यहाँ से आप समझ लो कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, वो अपने साथ बैकअप लेके चलते ही हैं कि जब अगर उनके फेवरेबल कंडीशन ना हो, उनके अकॉर्डिंग चीजें ना हो, तो वो चीज को उस तरीके से रख सकते हैं। देन आफ्टर आपको किसमें देखने को मिलेगा? पैरामीशियम में। ठीक है, कि जो पैरामीशियम ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको दो कभी पूछ लिए जाए या कभी मैचड में आ जाता है, नीट में या असर्टिव रीजन वाले क्वेश्चंस में आता है, तो उसमें आप याद रखिएगा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो बाइनरी फिजन है वो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और रिप्रोडक्शन है जो हमें यहाँ पे बताया गया है, बडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत नाम में जाओगे तो बडिंग मींस बग। ठीक है, आपको पता है बग आपको किसमें देखने को मिलता है? फ्लावर में। अब देखो बडिंग में जो क्या होता है? बग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो बग होता है ना वो स्मॉल इन साइज होता है, सीधी सी बात है। जैसे देखो अगर ये फ्लावर है, इसके यहाँ पे जो बग होगा वो इससे छोटा होगा। ऑब्वियस सी चीज है कि अगर कोई भी प्लांट का फ्लावर है तो वो प्लांट से बड़ा तो हो नहीं सकता, वो प्लांट से छोटा ही रहेगा। तो बडिंग में आपको वो देखने को मिलता है। बट बाइनरी फिजन में क्या था कि अगर एक अमीबा में से 2 अमीबा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो दोनों अमीबा सेम हो गए। सपोज अगर ये 1 ग्राम का अमीबा है तो ये भी 1 ग्राम होगा और ये भी 1 ग्राम होगा। बट बडिंग में ऐसा नहीं होता, बडिंग में उससे स्मॉल इन साइज होता है। ये चीज काफी ज्यादा याद रखना, नीट में
पूछी जाए यहाँ बडिंग में कैसा होता है, तो एक चीज याद रखना, बडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो स्मॉल होते हैं। ये आपको ईस्ट में अच्छे से देखने को मिलेगा। ईस्ट इज अ फॉर फंगी, फंगी होता है एक टाइप का। देखो कैसा होता है, ठीक है, ये पेरेंट ईस्ट है, इसने बडिंग करके एक नया ईस्ट प्रोड्यूस किया। अब बडिंग में एक चीज और होती है, जो पेरेंट है ना वो अपनी डॉटर को, जो उसका डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर सेल है, उसको तब तक अपनी बॉडी से अलग नहीं करता तब तक वो, जब तक वो फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाता। वो उसे अपनी बॉडी से तभी अलग करेगा, जैसे देखो ये और बड़ा होता जाएगा, जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा ना तब ये इसकी बॉडी से, उसको अपनी बॉडी से क्या कर देगा, अलग कर देगा। उसको अलग करने के लिए उसके पास अपनी बॉडी में कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से वो इसको अपनी बॉडी से क्या कर देता है, अलग कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड द बडिंग, जो आपको ईस्ट में देखने को मिलेगी। और दूसरा किसमें देखने को मिलेगा, हाइड्रा, ठीक है। अब हाइड्रा इज अ प्लांट जो आपको पानी के अंदर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब उसके भी क्या होता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट से एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करता जाएगा और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा ना तब ये अपनी पेरेंट्स के बॉडी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी सेपरेशन के लिए इनके पास कई सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से ये इनका क्या करता है, अपनी बॉडी से सेपरेशन करता है। और सेपरेट होने के बाद ये जो हाइड्रा है ये अपने तरीके से अपनी लाइफ का सर्वाइवेंस करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा, बडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके।